नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम पीजी के 4th सेमेस्टर के जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट आने के क्या कारण थे, उसके क्या बैकग्राउंड थे और उसके क्या क्या प्रावधान थे, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट को हमने बताया है एक डायग्राम के माध्यम से कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे लेफ्ट साइड में है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, जो कंपनी आई भारत में उसको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। उसको रेगुलेट करने के लिए लाया, इसलिए उसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा। लेकिन देखिए, अब रेगुलेटिंग एक्ट तो आ गया, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। जब एक्ट कोई भी आएगा तो उसमें कमी होगी, रहती है या नहीं भी रहती है। तो इसमें जो कमियां थी इसको दूर करने के लिए 1784 के एक्ट में प्रावधान किया गया कि जो जो कमी है इसको दूर किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी क्या थी कि इसे और प्रशासनिक रूप से और सक्षम बनाना था एवं इसको भारतीय प्रशासन को के प्रति जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको देना था कि भारत में जो प्रशासन आप चला रहे हैं उसके प्रति आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, ज़्यादा उत्तरदायित्व पूर्ण होना चाहिए। तो 1 और 2 पॉइंट जो हम देख रहे हैं ये इसके बुनियादी कारण थे जिसके कारण 1784 का प्रावधान लाया गया। ये 1773 से लेकर 1784 का जो लगभग 1 दशक का काल है, ये ब्रिटिश संसद में काफ़ी उठा पटक का काल रहा, जिसके कारण पहली बार, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, पहली बार ब्रिटेन की सरकार किसी भारतीय मामले पर गिर गई थी। लॉर्ड नॉर्थफॉक्स की सरकार जो है गिर गई थी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था पिट, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। ठीक है, तो सबसे पहला तो प्रावधान यही था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के आने का मुख्य कारण, पहला पॉइंट में आप लोग ये लिखेंगे कि 1773 के एक्ट में जो कमियां थी, खामियां थी, उसको दूर करने के लिए लाया गया इसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रिटिश संसद का प्रभाव कंपनी पे बढ़ाना था। जो पार्लियामेंट है वहाँ की, ब्रिटेन की सरकार इतने समृद्ध प्रदेशों पे कंपनी के एकाधिकार को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उस पे कई तरह के नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया। अब इसको डायग्राम पे देखिए, इसमें जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर जनरल की परिषद है, उसमें 1773 के एक्ट के तहत डायग्राम को देखिए, 4 लिखे हम, तो 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल को 4 से घटाकर कितने कर दिया गया, मेंबर को 3 कर दिया गया 1784। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। फिर दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जो एक क्या किया गया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ये सबसे बड़ी बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ब्रिटेन में गठन किया गया। ये कंट्रोल के नीचे हमने लिखा है नियंत्रण। तो नियंत्रण किसको करेगी ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल? कंपनी के भारत में कार्यों को नियंत्रण करेगी। ठीक है, ये नियंत्रण किसको करेगी? कंपनी के कार्यों को भारत में नियंत्रण करेगी। किस मामले को नियंत्रण करेगी? तो देखिए राइट साइड में हमने लिखा है सिविल मामले को नियंत्रित करेगी, यानी नागरिक के मामले को देखेगी, मिलिट्री के मामले के यानी सैनिक के मामले को देखेगी, रेवेन्यू यानी पैसे के मामले को देखेगी। इन तीनों मामलों को ये नियंत्रित करेगी और इसको नियंत्रित बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। अब देखिए, एक तरह से ये ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो शासन चला रहा है भारत में इनडायरेक्ट रूप से। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी है इधर, इसको अभी भी व्यापारिक एक अधिकार प्राप्त है कि मतलब व्यापार करने के लिए, व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उसको नियुक्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए, ये भी अधिकार आप कंपनी को दे रखे हैं। तो ये 2-2 आदमी नियंत्रण कर रहा है भारत में प्रशासन को, भारत के मामले को। तो यानी कि जब 2 आदमी कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम द्वैध शासन। तो 1784 के एक्ट के तहत, है ना, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसका नाम पड़ गया द्वैध शासन। की शुरुआत यहीं से होती है और यह द्वैध शासन 1858 तक चलती रहती है। 1858 में जब 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति से सीख लेते हुए अंग्रेज लोग 1858 का संवैधानिक प्रावधान करते हैं, तब ये द्वैध शासन समाप्त होती है। ये द्वैध शासन में एक कंपनी के द्वारा शासन हो रहा है और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा नियंत्रण हो रहा है। तो ये हमने देखा कि ये द्वैध शासन इस तरीके से चल रहा है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं
कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का अलग कर दिया गया। देखो भाई, कंपनी तुम जो हो, अब सिर्फ तुम अपना व्यापार से मतलब रखो, राजनीतिक कार्य छोड़ दो। राजनीति करना बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी, ब्रिटेन की गवर्नमेंट देखेगी, है ना। इस एक्ट में जो है निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। निदेशक मंडल जो डायरेक्टर वाला मंडल था, उसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों को सुपरिटेंडेंट की अनुमति दी गई, लेकिन कह दिया कि राजनीतिक मामलों से आप बिल्कुल दूर रहिए, राजनीतिक मामले में आपको कोई प्रावधान नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार पे कंपनी के जो अधिकारी थे उस पर भी रोक लगाने के उपाय किए गए। इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की जाती है। नियंत्रक बोर्ड के अंतर्गत सैनिक, असैनिक, राजस्व इत्यादि मामले को लाया गया। नियंत्रक बोर्ड सभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को काफ़ी शक्तियां दी गई, ठीक है। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऊपर आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे, इसको बहुत पावरफुल बना दिया गया। जैसे भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में गवर्नर जनरल को, जो गवर्नर जनरल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सामंजस्य बनाना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर गवर्नर जनरल किसी भी भारतीय नरेश के साथ, हमें पता है कि उस समय 562 देशी रियासत थे, है ना, भारत इतना बड़ा ऐसे तो नहीं, छोटे छोटे रियासत हुआ करते थे, ठीक है। तो उस 562 भारतीय नरेश के साथ अगर कोई संघर्ष करना आरंभ करता था या किसी से सहायता का आश्वासन लेने का अधिकार, तो गवर्नर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल से अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। तो एक तरह से किसका नियंत्रण हो गया, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल शासन चला रही है राजनीतिक मामलों में, देख रही है ना। तो यही तो द्वैध शासन है, एक तरह से यही द्वैध शासन प्रणाली है, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी संरचना में हम देख चुके हैं कि उसके सदस्यों की संख्या जो है 4 सदस्य थे, उसको घटाकर 3 कर दिया गया। और साथ ही मुंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियां जो थी वो भी गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया, फिर हम देखते हैं कि बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी कर दिया गया। भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यीय परिषद में केंद्रित हो गया, ठीक है ना। अब इस अधिनियम से कार्यकारिणी परिषदों की संख्या 3 रह गई, जिसमें मुख्य एक सेनापति था। अब हम देखते हैं कि अगर इस पे हम एक नज़र दौड़ाएं, इसमें देखिए 3 डायरेक्टरों की एक समिति द्वारा बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे। बोर्ड के सभी मुख्य आदेश भारत को भेजे जाते थे, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि अब सारांश में हम कह सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट को देखते हुए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के ऊपर अपने प्रभाव को, ब्रिटेन की संसद ने अपने प्रभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया, ठीक है, ताकि कंपनी के एकाधिकार जो था व्यापारिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक, उसको कम किया जा सके और ब्रिटिश आधिपत्य को बढ़ाया जा सके। पहली बार हम देखते हैं कि जो इसके कंपनी के कार्य तथा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पर नियंत्रण किया गया। और इसी एक्ट के कारण, मतलब ये एक्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि इस एक्ट के कारण ब्रिटेन की सरकार पहली बार नॉर्थ की सरकार जो है, लॉर्ड नॉर्थ की एवं फॉक्स की जो मिली जुली सरकार, उनको त्यागपत्र देना पड़ता है। तो एक मामले में बुनियादी जो आगे की सुधार होती है ब्रिटेन के शासन को मजबूत बनाने में, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 काफ़ी कारगर साबित हुआ। थैंक यू।